हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन साइंटिफिक टेक्निक से पहले मैंने एक वीडियो साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इन दैट वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर वर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, है ना। और उसी के बाद टेलर ने क्या किया, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की। एक्चुअली बेसिकली 8 साइंटिफिक टेक्निक डेवलप की गई। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर साइंटिफिक टेक्निक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक टेक्निक बेसिकली आर द टूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन आपको बुक में कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि साइंटिफिक टेक्निक क्या है। सर ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 8 साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किए गए, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम आपसे 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल की बातें करेंगे। जो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल इज व्हाट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं बड़े सिंपल शब्द में कहूँगा, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी in the product. I will say what is the meaning of bringing uniformity in the product. Bringing uniformity in the product means the product must be same in all respect regarding their shape, size, color, content, packing and quality also, है ना। जैसे आप मैगी के 100 पैकेट ले लो, है ना, 5-5 रुपये या 10-10 रुपये के 100 पैकेट इकट्ठा कर लो। आप 100 पैकेट में किसी तरह का वेरिएशन पा ही नहीं सकते हो। सारे प्रोडक्ट जो है एक ही कलर के हैं, एक ही साइज़ के, एक ही प्राइस है, एक ही टेस्ट है, कंटेंट भी एक है, एक ही वेट है, क्वालिटी भी एक ऐसी है कोई, है ना। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। तो जब हम प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करता है, साथ साथ एक ब्रांड भी क्रिएट करता है प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की अच्छी इमेज क्रिएट करता है। एंड सेकेंड उन्होंने किसकी बात की इसी टेक्निक में, एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सर एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन, elimination of unnecessary diversification in the product. And now what is meaning of elimination of unnecessary diversification in the product? जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल लेता हूँ सनसिल्क का। तो मे भी तुमको याद होगा, पहले सनसिल्क ने क्या किया, जो उसके शैशेट होते हैं, छोटे छोटे पाउच होते हैं, उसमें उसने अलग अलग कलर के येलो सनसिल्क, ब्लैक सनसिल्क, पिंक सनसिल्क, दुनिया भर के कलर के अलग अलग पाउचेज मार्केट में लॉन्च किए। तो उसका प्रॉब्लम क्या राइज होने लगी कि अब कंपनी को डिसाइड करने दिक्कत आने लगी कि कितनी क्वांटिटी किस पाउच की वो मार्केट में प्रोड्यूस करे, ऑफर करे, है ना। तो कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो किसकी बात की, सिंप्लीफिकेशन की। आज की डेट में कंपनी ने क्या किया, वो जो अननेसेसरी वेरिएशन था उसके प्रोडक्ट का, उसको उसने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अलग अलग जो पाउचेस है, 25 पैसे का, 50 पैसे के, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का बॉटल, तो ढेर सारी वेरिएशन थी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो ढेर सारी वेरिएशन थी उनमें से ऐसे प्रोडक्ट की वैरायटीज़ जिसकी मार्केट में डिमांड कम थी, जो मार्केट में कम डिमांड होता था या ना के बराबर डिमांड होता था, उसको एलिमिनेट कर दिया और अपने प्रोडक्ट की उन्हीं वैरायटीज़ को मार्केट में ऑफर किया विच आर वेरी हाईली और पीक डिमांडेड इन द मार्केट। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो कंपनी को सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी को भी ऑप्ट करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मीन्स प्रोडक्ट की जो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन है, जो अलग अलग वैरायटीज़ मार्केट में कंपनी ऑफर कर रही है, वो कम कर दे। ऐसी वैरायटी जिनकी मार्केट डिमांड ना के बराबर है या बहुत कम डिमांड है, उसको क्या कर मार्केट से एलिमिनेट कर दे। ऐसा करने से सर जो बची उची क्वांटिटी हमारी जो वैरायटीज़ ऑफर हो रही मार्केट में, उनकी डिमांड को डिटरमाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमको बहुत ढेर सारा इन्वेंट्री मेंटेन करने की भी हेडेक अराइज बार बार नहीं करेगी। दिस इज व्हाट वी एम्फसाइज इन द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो जो हमारी सेकेंड टेक्निक है, दैट इज फैटिक स्टडी। अब फैटिक का मतलब क्या होता है, फैटिक का मतलब थकान, है ना, थक जाना। ये आपका जनरल बिहेवियर है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, मान लो आपको 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 घंटा लगातार नहीं पढ़ने बैठते हो। आप क्या करते हो, आप 1 घंटा पढ़ते हो, फिर जाते हो गैप लेके आते हो, थोड़ा सा पानी पी के आते हो, फिर बैठते हो पढ़ने, फिर 1-2 घंटे बाद फिर से जाते हो पानी पीने, गैप लेते हो, इधर उधर टहलते हो, फिर पढ़ने बैठते हो। तो आप बीच में ये इंटरवल क्यों लेते हो, गैप क्यों लेते हो। सर आप इसलिए रेस्ट इंटरवल लेते हो, गैप लेते हो, ताकि जब दोबारा पढ़ने बैठो तो फिर से उसी एफिशिएंसी के साथ बैठो जितनी एफिशिएंसी के साथ आप शुरुआत में पढ़ने बैठे थे। होता है ना, सेम इज़ द केस। और इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्कर, यही केस ऑर्गेनाइजेशन होता है वर्कर के साथ। वर्कर जब वो फैक्ट्री को ज्वाइन करता मॉर्निंग में, तो उसकी 8 घंटे की कम से कम शिफ्ट होती है ना। तो अगर वो लगातार 8 घंटे वर्क को परफॉर्म करता रहेगा, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी,
वर्कर बीच में ही काम के दौरान ही थक जाएगा, जिससे वर्क की क्वालिटी और वर्क की क्वांटिटी दोनों ही कंप्रोमाइज़ होगी। वर्क की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी और जो वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, वो भी कंप्रोमाइज़ होने लग जाएगी, और जिसके लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए एक टेक्निक थी हमारी, दैट इज नोन एज व्हाट, साइंटिफिक फैटिग स्टडी। साइंटिफिक टेक्निक है जिसका नाम क्या है, फैटिग स्टडी। इसमें फोकस टेलर ने किस पे किया, 3 चीज़ों पे। सर पहला क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, है ना, कितनी कितनी देर पे उसको हम रेस्ट इंटरवल दें, जो गैप है वर्क से वो कितनी कितनी देर पे दें, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, जो उसके रेस्ट इंटरवल उसके टाइमिंग क्या है, 5 मिनट का गैप दें, 10 मिनट का गैप दें, ठीक है। एंड नंबर, कितने रेस्ट इंटरवल उसको हम प्रोवाइड करें, कितनी देर पे, कितनी देर पे, कितनी टाइम या कितनी देर के, और कितने रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करें। ध्यान से देखो, कितनी देर पे, 2 घंटे बाद पहला रेस्ट इंटरवल, फिर 3 घंटे बाद फिर दूसरा रेस्ट इंटरवल, इस तरह से ये फ्रिक्वेंसी हो गई, कितनी देर पे। और जो रेस्ट इंटरवल कितने देर का होगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, है ना, और कितने रेस्ट इंटरवल उसकी एक शिफ्ट में, 8 घंटे की शिफ्ट में कितने रेस्ट इंटरवल देना, 2 देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं, ये क्या नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल है। तो टेलर ने कहा फैटिग स्टडी में 3 चीज़ से फोकस करना है, किसके पे, फ्रिक्वेंसी पे, ड्यूरेशन पे, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल पे। और हम ये आर्बिट्रली मैनेजर अपने इंट्यूशन से, अपने विश और विल से नहीं डिसाइड करे। वो क्या करे, मैनेजर किसी एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करे जब वर्कर ऑर्गेनाइजेशन वर्क को परफॉर्म कर रहा है, और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करे कि वर्कर कितनी देर के बाद थकने लग जाता है, और फिर उसको कितनी देर का रेस्ट इंटरवल दिया जाए ताकि वो वर्क को फिर से ज्वाइन करे, और उसी एफिशिएंसी के साथ जितना वो मॉर्निंग के टाइम पे था, है ना। और उसी स्टडी के बेसिस पे उस वर्कर जिसको हमने ऑब्जर्व किया, मैनेजर ने ऑब्जर्व किया, उसकी स्टडी के बेसिस पे वो क्या करे, वो बाकी सारे वर्कर के लिए रेस्ट इंटरवल डिसाइड कर ले, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनके ड्यूरेशन और उनके नंबर्स को डिसाइड कर ले। ऐसा करने से क्या होगा सर, वर्कर जब बार बार दूसरे टाइम पे वर्क को ज्वाइन करेगा तो वो फिर उसी एफिशिएंसी के साथ करेगा जो वो पहले मेंटेन करके रखा था, जिससे वर्क की क्वालिटी भी क्या होगी, इम्प्रूव करेगी, और जो आउटपुट है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। उसका फ़ायदा किसको होने लग जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को होने लग जाएगा। नाउ जो हमारी थर्ड टेक्निक है, दैट इज़ मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या कहती है, मोशन स्टडी कहती है कि कोई भी वर्कर जब ऑर्गेनाइजेशन और वर्क को परफॉर्म कर रहा है तो उसके सारे के सारे जो मोशन है दैट कैन बी कैटेगराइज इन 2, दैट इज प्रोडक्टिव मोशन एंड अनप्रोडक्टिव मोशन। अब सर प्रोडक्टिव मोशन या अनप्रोडक्टिव मोशन क्या होता है, सर वर्कर के जितने भी एफर्ट हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है ना, उनको 2 कैटेगरी क्लासीफाई किया जा सकता है, प्रोडक्टिव मोशन और अनप्रोडक्टिव मोशन। अब बेसिकली प्रोडक्टिव मोशन क्या है सर, प्रोडक्टिव मोशन में ये वो मोशन होते हैं जिनका परफॉर्मेंस वर्कर के लिए ज़रूरी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एक्टिविटीज़ वो या वो मोशन जिनको परस्यू करना, जिनको कैरी करना वर्कर के लिए क्या है, ज़रूरी है। अगर वर्कर उन एक्टिविटीज़ को कैरी नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हो पाएगी नहीं। तो वैसे मोशन क्या कहलाते हैं, प्रोडक्टिव मोशन कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कैसी है, अनप्रोडक्टिव मोशन। अब भैया अनप्रोडक्टिव मोशन क्या है, ये वो मोशन है सर जिनको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी नहीं है, मतलब बिना इन मोशन को कैरी किए भी, बिना इन मोशन को परस्यू किए भी सर वर्कर अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने टारगेट को आराम से कैरी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ये वो मोशन है जो अननेसेसरी वर्कर को क्या करते हैं, थकाते हैं, और इसी की वजह से वर्कर की एफिशिएंसी का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब हमको पहले तो क्वेश्चन राइज करता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, जान पाएंगे कौन सा मोशन प्रोडक्टिव है और कौन सा मोशन अनप्रोडक्टिव है। ये भी मैनेजर को आर्बिट्रली अपने मन से नहीं डिसाइड करना है। मैनेजर क्या करे, टेलर ने कहा कि मैनेजर एक एवरेज वर्कर को जब वो वर्क परफॉर्म करता है तो उसको ऑब्जर्व करे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करे, और उसके सारे मोशन की रिकॉर्डिंग कर ले, है ना। मैनेजर ऑब्जर्व करे जब वर्कर क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्क को परफॉर्म कर रहा है, और वर्कर के, उस एवरेज वर्कर के सारे मोशन को क्या करे, उसकी रिकॉर्डिंग कर ले। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो आराम से डिसाइड कर सकता है कि कौन से मोशन प्रोडक्टिव मोशन है और कौन से मोशन उसके अनप्रोडक्टिव मोशन है। और यही काम वो 100 वर्कर के साथ करे, 100 वर्कर के साथ, मतलब 100 बार करे, अलग अलग एवरेज वर्कर के साथ। जो ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर हैं उनके साथ यही काम करें। उन 100 वर्कर को एक एक करके क्या करें, उनके मोशन को ऑब्जर्व करें,
फिर उनको उनको दो पार्ट में कैटेगराइज करे, कौन सा मोशन प्रोडक्टिव है, कौन सा मोशन अनप्रोडक्टिव है। और फिर वो क्या करे, फिर मैनेजर अपनी इस स्टडी के बेसिस पे सर जितने अनप्रोडक्टिव मोशन है सबको क्या करे, सबको एलिमिनेट कर दे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वर्कर जब वर्क को परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव मोशन को परफॉर्म करेंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी लेवल मेंटेन रहेगी। वो वर्क को परस्यू करते करते थकेंगे नहीं, उनकी एफिशिएंसी लेवल मेंटेन है, वो थक नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में, आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, जिसका जो बेस्ट रिजल्ट हो किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला है ना। फॉर एग्जांपल, आपके एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ से ज़रा क्लियर हो चाहिए तो, जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो, टेबल चेयर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको पेन रखते हो तो आप ज़मीन पर रखना है पेन। आप बैठ के चेयर और टेबल बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन लिखने के बाद जब आपको पेन रखना है तो कहाँ रखना है, अपने टेबल पर ना रख के कहाँ रखना है, ज़मीन पर रखना है। तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी पेन कोई लिखा रखना है, पेन ज़मीन पर झुकोगे, फिर रखोगे, फिर दोबारा लिखना है, फिर उठाओगे झुक के, फिर लिखोगे, है ना। तो बार बार ये जो आपको झुकना पड़ रहा है, बार बार पेन उठाने के लिए या पेन रखने के लिए जो बार बार झुकना पड़ रहा है, ये आपको अननेसेसरी क्या थका रहा है। और अगर आप इस काम को, यही अनप्रोडक्टिव मोशन है, अगर आप इस काम को ना भी करो, अगर पेन को बार बार ज़मीन में ना रख के अपने टेबल पर रख लो, जितनी बार लिखा, लिखने के बाद पेन टेबल पर रखो, फिर लिखना, टेबल से उठाओ पेन लिख दो, तो आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, तो आपका थकान नहीं होगी, आप और अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। सेम इज़ द केस विद द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन कि सर वर्कर जो मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, मान लो उसका टूल बॉक्स ज़मीन पे है, उसको बार बार मशीन पे ऑपरेट करने के लिए टूल बॉक्स के लिए झुकना पड़ता है, तो वो बार बार झुक के टूल बॉक्स से टूल्स को निकाल के मशीन को ठीक करना, ये क्या है, उसका अनप्रोडक्टिव मोशन है। बेहतर ये होगा कि उसका टूल बॉक्स जो ज़मीन पड़ा उठा के उसके टेबल पर रख दिया जाए, तो बार बार वर्कर को झुकना नहीं पड़ेगा, उसके अनप्रोडक्टिव मोशन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वर्क को कैरी ऑन करने के लिए प्रोडक्टिव मोशन को परस्यू करेगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंप्रूव होगी, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। नाउ जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का जो फोकस था, टेलर ने जो किया कहा, वो क्या कहा टाइम स्टडी का जो फोकस वो दो चीज़ पे है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ वर्क एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड टारगेट। हम स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई वर्कर एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है, कि एवरेज वर्कर है। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, स्टैंडर्ड टाइम के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप किसी वर्क को या किसी यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करो, और मैनेजर उस स्टैंडर्ड टाइम को आर्बिट्ररी डिसाइड नहीं करेगा। वो कैसे डिसाइड करेगा, वो एक एवरेज वर्कर को देखे, जब वर्कर क्या कर रहा है, आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके टाइम को नोट करे कि उसने उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में टोटल कितना टाइम लिया। और यही काम वो क्या करे, वो कम से कम 100 वर्कर के साथ करे। हर सारे जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर के स्टैंडर्ड टाइम को क्या करें, नोट डाउन करें। मान लो जैसे पहले वर्कर ने 5 मिनट में उस काम को कंप्लीट किया, किसी वर्कर ने 4 मिनट में कंप्लीट किया, किसी वर्कर ने 6 मिनट में कंप्लीट किया, किसी ने 7 मिनट में कंप्लीट किया। इसी तरह वो क्या करे, वो सारे वर्कर के स्टैंडर्ड टाइम को नोट करता चला जाए, और 100 वर्कर के साथ ऐसा करे, उनके स्टैंडर्ड टाइम को नोट कर ले। स्टैंडर्ड टाइम को नोट करके क्या करे, जो टाइम आ रहा है, जो टोटल टाइम आ रहा है, मान लो ये 500 मिनट्स आ रहा है, ठीक है, टोटल में कितना है 500 मिनट्स, इनका एवरेज फाइंड कर ले। अब 500 मिनट्स और टोटल वर्कर कितने थे, 100 थे, तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, एवरेज टाइम विल बी 5 मिनट्स। ये जो एवरेज टाइम, इसी को उसने वर्कर टेलर ने क्या बोला, इसी टाइम को टेलर ने बोला स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम है, किसी एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के टेलर ने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया कितना, 5 मिनट। और आर्बिट्रेरी नहीं, और कैसे डिसाइड किया, वर्कर को ऑब्जर्व करके उन्होंने जो टाइम लिया उस टाइम के बेसिस पे एवरेज फाइंड किया, और उसको क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया। मान लो स्टैंडर्ड टाइम टेलर ने डिसाइड किया 5 मिनट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में 5 मिनट लगता है। अब मान लो वर्कर के 1 घंटे, एक दिन में जो शिफ्ट होती है वो 8 घंटे की होती है। अब उस 8 घंटे में 8 आवर्स में 2 घंटे उसके जो है मान लो वो रेस्ट आवर्स हैं, रेस्ट इंटरवल, जो टोटल रेस्ट इंटरवल लेता है, टोटल अलग अलग टाइम इंटरवल पे, कभी आधे घंटे का, कभी 40 मिनट का, वो 2 घंटे का है। तो वो कितने घंटा ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म करता है, 6 आवर्स, 6 घंटे काम करता है, ठीक है। अब 6 घंटे अगर वो काम कर रहा है, तो अब 6 घंटे 6 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करें, इनटू कर दें 60 मिनट,
क्योंकि 1 घंटे 60 मिनट्स होते हैं, तो 6 घंटे कितने टोटल मिनट्स हमको मिल जाएंगे, 360 मिनट्स टोटल। ठीक है, मतलब वर्कर ऑन एन एवरेज एक दिन में 360 मिनट काम करता है। ठीक है, तो अब हम बड़े आराम से स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर सकते हैं ना, 360 मिनट काम करता वर्कर और एक आउटपुट कितने मिनट में प्रोड्यूस करता है, 5 मिनट में। तो 360 मिनट उसको कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने चाहिए, हम बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 72 यूनिट्स हमको मिल गया। तो हमने स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट कर लिया कि स्टैंडर्ड टारगेट कितना हमारा 72 यूनिट्स आ रहा है। मतलब वर्कर को एक दिन में 5 मिनट पर यूनिट के बेसिस पे कम से कम 72 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड टारगेट। हम टाइम स्टडी में इसी बेसिस पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट को फिक्स करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम भी हमने आर्बिट्रेरी ने फिक्स किया। हमने कैसे फिक्स किया, डिटरमाइन किया, सब वर्कर को देखा, 100 वर्कर के टाइम को देखा, उन्होंने जो टोटल टाइम लिया उसका हमने एवरेज फाइंड किया, और वो जो एवरेज टाइम था उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया। और स्टैंडर्ड आउटपुट भी देखो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें 2 घंटा मान लो रेस्ट आवर्स है, तो 6 घंटे काम करते हैं। अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो कितने मिनट काम करते हैं एक दिन में, 360 मिनट। अगर वो एक आउटपुट को 5 मिनट प्रोड्यूस करता है तो 360 मिनट कितने आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, 72 यूनिट्स। ये जो 72 आउटपुट या यूनिट आ रहा है, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड टारगेट है। अब वो वर्कर जो एक दिन में 72 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर देता है ना, वन डे कितना प्रोड्यूस किया, 72 यूनिट्स को, वो क्या वो हमारा एवरेज वर्कर कहलाएगा। वो वर्कर जिसने एक दिन में क्या किया, 72 से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया, वो हमारा क्या, वो वर्कर हमारा एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा। और वो वर्कर जिसने एक दिन में सर 72 यूनिट से कम आउटपुट को प्रोड्यूस किया, यहाँ माइनस सन कम को इंडिकेट कर रहा है, 72 से कम आउटपुट को प्रोड्यूस किया, वो वर्कर हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इनएफिशिएंट वर्कर कहला जाएगा। तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, टाइम स्टडी के बेसिस पे वर्कर को कैटेगराइज कर सकते हैं एज एन एवरेज वर्कर, एज एन एफिशिएंट वर्कर एंड एज एन इनएफिशिएंट वर्कर। बस हमको डिसाइड करना है अपना स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट, वो भी आर्बिट्रेरी नहीं, अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग वर्कर को देख के उनके वर्क को मेज़र करके हम स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट को डिटरमाइन करेंगे। जो वर्कर क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम में एक दिन में स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है, उसको हमने एवरेज वर्कर कह दिया। जो स्टैंडर्ड टाइम में, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 1 डे रख दिया हमने, स्टैंडर्ड टाइम में क्या करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको हमने क्या कह दिया, एफिशिएंट वर्कर कह दिया। और जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करता है, उसको हमने क्या कह दिया, इनएफिशिएंट वर्कर कह दिया। हमको इन इनएफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट की कैटेगरी में और इनको भी इनकी कैटेगरी में लाना है। और वो कैसे किया जा सकता है, बाई प्रोवाइडिंग देम द प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है। अब जो बाकी हमारे 4 टेक्निक्स और बाकी हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी।